करंटली हम टैक्स पेयर्स के पास में दो टैक्स रजीमें अवेलेबल हैं जिसके अंडर में हम टैक्स फाइलिंग कर सकते हैं। एक है न्यू टैक्स रजीमे, एक है ओल्ड टैक्स रजीमे। न्यू टैक्स रजीमे में ऑलरेडी टैक्स रेट को रिड्यूस कर दिया गया है, तो शायद आपको एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस क्लेम करने की जरूरत ना पड़े। और अगर आपकी सैलरी 7.5 लाख है तो उस केस में न्यू टैक्स रजीमे में अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उस पर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। अभी भी मोस्टली टैक्स पेयर्स इंडिया में ओल्ड टैक्स रजीमे ही फॉलो करते हैं और इसके अंडर में आप डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस क्लेम कर सकते हैं। उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग डिडक्शन है वो है 80C का डिडक्शन, जिसमें मोस्ट ऑफ द टैक्स पेयर कोशिश करते हैं एटलीस्ट 80C के अंडर में वो सारे डिडक्शंस क्लेम कर लें। 80C के अंडर में वो जो 1.5 लाख का डिडक्शन क्लेम करते हैं ना, वो 1.5 लाख रुपए आपकी पूरी टैक्सेबल इनकम से रिड्यूस हो जाता है और जितना भी बचता है उसी पर आपको टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। इसके साथ ही मैं एक और चीज बता दूं, अगर आपकी सैलरी 10 लाख या 12 लाख रुपए है और आप 0 टैक्सेस पे करना चाहते हैं तो उस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। हमारे ऐसे बहुत तरीके के खर्चे होते हैं जिनको यूटिलाइज करके हम 80C के अंडर में डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। कितनी बार तो हम उनके बारे में पता ही नहीं होता है। उनको यूज करके भी आप 80C में डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। अगर 1.5 लाख की लिमिट तब भी पूरी नहीं होती है तो हम ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे जहां पर आप अच्छे रिटर्न्स भी कमा सकते हैं। इसके अलावा 80C में डिडक्शंस भी क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रिया। स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग डन राइट में। मैं हर वीक पर्सनल फाइनेंस पे 2 वीडियोस बनाती हूं, तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पीएफ का सबसे बड़ा बेनिफिट बताए क्या होता है? ये 80C की डिडक्शन में आता है और यहाँ पर जितना भी आपकी सैलरी से कट के पीएफ अकाउंट में क्रेडिट होता है उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन आपके एम्प्लॉयर को भी करना होता है, तो वहां पर काइंड ऑफ डबल कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ये पूरी अमाउंट को आप 80C के डिडक्शन में क्लेम कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टैक्स पेयर पता है गलती क्या करते हैं? वो टैक्स सेविंग के टाइम में पीएफ को कैलकुलेट ही नहीं करते हैं। पीएफ के केस में आप खुद से तो नहीं डाल रहे हैं, आपकी सैलरी से वो कट के आता है। तो कितनी बार हम भूल जाते हैं ऐसी भी कोई एक इन्वेस्टमेंट है जो कि हमारी सैलरी से ऑलरेडी हो रही है और हमें ध्यान भी नहीं है। तो इस वजह से जब भी टैक्स प्लानिंग करने के लिए बैठे, अगर आपका पीएफ कटता है तो उसके अमाउंट को एक बार चेक कर ले कि अगले 1 साल में कितना पीएफ का अमाउंट कटने वाला है और उसी हिसाब से आपको 80C के अंडर में इन्वेस्टमेंट्स प्लान करने चाहिए। और पीएफ के केस में सबसे बड़ा एडवांटेज पता है क्या है? यहाँ पर जो रिटर्न मिलता है वो भी अच्छा खासा है। 8.2% का अप्रॉक्स रिटर्न आपको मिल जाता है और मैच्योरिटी के टाइम में जो भी अमाउंट मिलता है वो पूरा टैक्स फ्री होता है। ये पीएफ का सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब सेकंड स्कीम पे आते हैं जो कि हो सकता है सबके लिए एप्लीकेबल ना भी हो, लेकिन अगर आपने घर खरीदा है और लोन पे खरीदा है, उस केस में जो आप लोन पे कर रहे हैं उसके प्रिंसिपल अमाउंट पे आप 80C में डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है जो कि आपको पता होना चाहिए, वो घर आप 5 साल तक नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि अगर आपने डिडक्शंस क्लेम कर लिए और विद इन 5 ईयर्स उस घर को सेल कर देते तो उस केस में जितना भी टैक्स बचा है सब वापस करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि वो अमाउंट आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा और आपको उस पे एप्लीकेबल टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। थर्ड जो है वो है स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस। अगर आपने घर खरीदा है तो उसके रजिस्ट्रेशन पे भी तो कुछ पैसा दिया ही होगा, स्टैम्प ड्यूटी के लिए कुछ अमाउंट डाला होगा, तो उस अमाउंट पे भी आप 80C के अंडर में डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन ये होती है कि जिस साल में आपने वो अमाउंट पे किया है उसी साल में आप वो डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं, आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। फोर्थ है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के केस में मोस्ट ऑफ द टैक्स पेयर्स को एक कंफ्यूजन ये होती है कि अगर हमारे पास LIC है तभी हम उसके प्रीमियम पर टैक्सेशन में रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, अगर LIC नहीं है तो शायद नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी इंश्योरेंस कंपनी से खरीदी है जो कि IRDA से रेगुलेटेड है, तो उस केस में उसके प्रीमियम पे आप 80C में डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने अपने लिए खरीदी है, स्पाउस के लिए खरीदी है, इनफैक्ट अपने चिल्ड्रन के लिए भी कोई पॉलिसी खरीदी है, तो उस केस में भी आप 80C में डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन ये होती है कि आपने जितने का भी सम एश्योर्ड लिया है वो प्रीमियम का अमाउंट उसके 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तब आप उस पर डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। और ये एप्लीकेबल था अगर आपने कोई भी प्रीमियम, कोई भी पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 के बाद में खरीदी है तो 10% तक होना चाहिए वो अमाउंट। अगर वो पॉलिसी आपने उससे पहले खरीदी है, मतलब 1 अप्रैल 2012 से पहले खरीदे, तो उस केस में 20% ऑफ द सम एश्योर्ड के अमाउंट पर आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन फी, अगर आपके बच्चे हैं
और बड़े हैं तो स्कूल तो जा ही रहे होंगे, तो उनकी स्कूल की फी में ट्यूशन फी का कंपोनेंट होगा, उस कंपोनेंट को आप एटीसी में डिडक्शंस के लिए दिखा सकते हैं और वहां पर डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। और कितनी बार हम इसको भी कंसिडर ही नहीं करते, तो हो सकता है कि जो 1.5 लाख का जो लिमिट है एटीसी के अंडर में वो हमारे इन 4-5 ऑप्शंस के थ्रू ही पूरी हो जाए। लेकिन अगर तब भी नहीं पूरी होती है तो हमारे पास ऐसे भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां पर आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिल जाएंगे, गारंटी भी मिल जाएगी और आपको टैक्सेशन में मदद भी मिल जाएगी। तो उसमें सबसे बड़ा पहला स्कीम जो है ना वो है ELSS फंड। यहाँ पर ऐसा लगता है लोगों को कि इक्विटी में इन्वेस्ट होता है अमाउंट, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है तो रिस्क बहुत हाई होता है, जरूरी नहीं है। ELSS मात्र एक ऐसा टैक्स सेविंग फंड है जहां पर मिनिमम 3 इयर्स आपका अमाउंट लॉक्ड इन रहेगा। यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं और ELSS में भी मल्टीपल कैटेगरी ऑफ फंड्स होते हैं जो कि आप डिसाइड कर सकते हैं अपने रिस्क के हिसाब से। रिसेंटली पैसिव ELSS फंड्स भी इंट्रोड्यूस हुए हैं जहां पे एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, तो अगर आप इस टाइप के फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे मिल जाएंगे। यहाँ पे आप 12 से 15 या 20% तक के रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये मार्केट लिंक्ड है तो कोई भी गारंटी नहीं ले सकता है। यहाँ पे आपको एटीसी में 1.5 लाख तक के अमाउंट पे डिडक्शन क्लेम करने का मौका मिल जाता है। सेकेंड स्कीम पे आते हैं NPS, नेशनल पेंशन स्कीम। अगर आप अपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो NPS एक एक्सीलेंट स्कीम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं उस पर एटीसी में तो डिडक्शन मिल जाएगा और मेच्योरिटी के टाइम में जब आप विड्रॉ करने जाएंगे तो वो पूरा टैक्स फ्री होगा। यहाँ पर आपको 80CCD 1B के अंडर में एडिशनल 50,000 पे भी डिडक्शन क्लेम करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। हाँ, जब मेच्योरिटी पे जो अमाउंट मिलता है ना वो केवल 60% होता है और जो बचा हुआ 40% अमाउंट होता है वो आपको पेंशन के रूप में मिलता है और वो टैक्सेबल होता है। NPS एक एक्सीलेंट स्कीम है, ये इक्विटी लिंक इन्वेस्टमेंट स्कीम है। यहाँ पर कितना आपको इक्विटी में डालना है, कितना आपको डेट में डालना है, आप वो डिसाइड कर सकते हैं अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। मतलब अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो भी आप NPS में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो भी वो ऑप्शन अवेलेबल है कि किस तरीके से आप NPS में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इसका टैक्स सेविंग में फायदा उठा सकते हैं। थर्ड स्कीम है वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। इसके बारे में हर कोई बात नहीं करता, मैं ही आपको बता रही हूँ। वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड का फायदा क्या है? यहाँ पर आप एडिशनल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं और जो अमाउंट कंट्रीब्यूट होता है आपके PF अकाउंट पे उस पे आप एटीसी के अंडर में फायदा उठा सकते हैं। वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में भी जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं वो आपके सेम PF अकाउंट में जाता है जिसमें आपका एम्प्लॉय इन्वेस्ट करते हैं और जहां पर PF सैलरी से कट के क्रेडिट हो रहा है तो उसी अमाउंट में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न्स भी अच्छे खासे हैं। 8.2% का अप्रोक्सीमेटली रिटर्न्स मिल जाते हैं आपको। VPF एक बहुत ही एक्सीलेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जब आपको मैच्योरिटी का अमाउंट मिलता है वो भी पूरा टैक्स फ्री होता है, रिटर्न्स भी अच्छे खासे मिलते हैं, आपका रिटायरमेंट के लिए अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है और आपको उसकी सिक्योरिटी भी मिल जाती है। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट है वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड का। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, अगर आपके बूढ़े माँ बाप हैं, उनका रिटायरमेंट कॉर्पस है, उसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। 5 साल का मिनिमम लॉक इन होता है, एटीसी में डिडक्शन मिल जाता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपए की होती है, मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको 3 इयर्स के लिए और एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। अगर आपकी गर्ल चाइल्ड है तो ये स्कीम एक्सीलेंट है और यहाँ पर आपको एटीसी में डिडक्शन तो मिल ही जाएगा। वो है सुकन्या समृद्धि योजना और गवर्नमेंट का एक ही ऑब्जेक्टिव है इस योजना के थ्रू कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दिस स्कीम इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई इश्यू नहीं होने वाला, रिस्क हमेशा ही कम रहेगा। यहाँ पे जो रेट ऑफ रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 8% तक मिल जाते हैं। मैच्योरिटी 21 ईयर्स तक का होता है, मतलब अगर बेटी की शादी 21 ईयर्स से पहले ही हो जाती है, 18 साल के बाद होती है तो उस केस में आपको पूरा अमाउंट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर बेटी को हाई एजुकेशन के लिए जाना है तो उस केस में भी 50% तक आप अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। अगर आपकी बेटी नहीं है, अगर आप बेटा है तो आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। करंट रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पर 7.1% का चल रहा है, जो कि क्वार्टरली वैरी करता रहता है। आप किसी भी पब्लिक प्राइवेट बैंक या पोस्ट ऑफिस से जाकर PPF अकाउंट खुलवा सकते हैं। PPF EEE की कैटेगरी में आता है, जो कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। मतलब आप जो अमाउंट डालते हैं उस पर भी आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं, जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी एग्जेम्प्टेड होता है फ्रॉम टैक्स, और जो रिटर्न मिलता है
वो भी एग्जेम्प्टेड होता है। यहाँ पे जो लॉक इन पीरियड होता है 15 ईयर्स का, तो अगर आपका गोल होराइजन लंबे ड्यूरेशन का है तो पीपीएफ एक एक्सीलेंट स्कीम हो सकता है। इनफैक्ट अगर अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए आप प्लानिंग करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जहां पे पैसा डाले वहां से आप कभी भी ना निकाले, तो पीपीएफ एक एक्सीलेंट स्कीम हो जाती है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट किसी भी पोस्ट ऑफिस से जाकर आप खुलवा सकते हैं, एटीसी में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 7.7% का चल रहा है करेंटली, और यहाँ पर आपको मेच्योरिटी पे अमाउंट जो मिलता है वो टैक्सेबल होता है, और मिनिमम आप 1000 रुपए से भी यहाँ पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। यूलिप्स, इस इन्वेस्टमेंट स्कीम को तो मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये इन्वेस्टमेंट स्कीम है क्या। यूलिप्स में क्या होता है कि आपके इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के साथ ऐड कर दिया जाता है। यहाँ पे जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो भी बहुत कम होता है, और एटीसी में डिडक्शन आपको मिल जाता है, और लॉक इन भी अच्छा खासा होता है। 5 to 10 ईयर्स आपको लॉक इन सर्व करना पड़ेगा। यहाँ पे जो सबसे घाटे का सौदा होता है ना कि इंश्योरेंस एडेड होता है, तो उस वजह से, और वो इंश्योरेंस की क्वालिटी क्या है आपको पता भी नहीं होती। इसी वजह से इंश्योरेंस हमेशा अलग से खरीदना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास बहुत तरीके के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो प्लीज यूलिप में इन्वेस्ट ना करें, अपने पैसों को मत डालें एक ऐसे कंजर्वेटिव फंड में जहां पर आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट बोल के बेचा जा रहा है, एक फंड में मल्टीपल बेनिफिट, लेकिन उसके रिटर्न्स इतने अच्छे खासे नहीं होते हैं। टैक्स सेविंग एफडी, अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, आप रिस्क कम से कम लेना चाहते हैं, तो आप एफडीज करा सकते हैं। टैक्स सेविंग एफडीज की जो लॉक इन पीरियड होते हैं वो 5 ईयर्स का होता है, और करेंटली यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 8% तक का रेट ऑफ रिटर्न मिल जाता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की बात करें तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिटर्न है वो अप्रोक्सीमेटली 7% तक के मिल जाते हैं। रिस्क बहुत ही कम होता है, और यहाँ पे मिनिमम आपको 5 ईयर्स का लॉक इन पीरियड सर्व करना पड़ता है। आप किसी भी पोस्ट ऑफिस से जाकर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी स्कीम्स थी। अगर आप एटीसी के अंडर में डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं और 1.5 लाख तक के अमाउंट को टैक्सेबल इनकम से रिमूव करना चाहते हैं, आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं पर्सनल फाइनेंस पे एवरी वीक 2 वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी।